हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी में चेतावनी और संदेश दोनों ही हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मैं गांव का रहने वाला था। मेरे वालिद गांव के बड़े जमींदार थे। पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद बहुत होने की वजह से ज़मीन और खेतों की देखभाल के लिए कई लोगों को रखना पड़ता था। खेतों में नई फसल लगाने के लिए एक परिवार को रखा गया था। घर से थोड़ी दूरी पर टीन शेड के उनके लिए मकान बना दिए गए थे। जो लोग उसमें रहने आए, उनकी 14 साल की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे एक बार कोई देख ले तो नजर नहीं हटती थी। उसको हमारे घर में आना बहुत पसंद था। जाहिर सी बात है, कहाँ इतनी बड़ी हवेली और कहाँ वो छोटा सा टीन शेड का घर। वो किसी भी वक्त टीवी देखने मेरे घर चली आती थी और घंटों नहीं जाती थी। मेरी उम्र 20 साल थी और मैं अभी पढ़ ही रहा था। मैं बाहर जाना चाहता था नौकरी करने के लिए। मेरे ताया, उनका बेटा दुबई में नौकरी करता था और अच्छा पैसा कमा रहा था। ताया ने अब्बा से कहा, इसको बाहर मुल्क क्यों नहीं भेज देते हो नौकरी के लिए, जब इसका बाहर जाने का मन है तो। अब्बा बोले, वीरे, इतनी हमारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इतना हमारा खेत खलियान है, यहाँ अपना कारोबार कौन संभालेगा। मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी तरबियत भी बहुत अच्छे से की थी। अच्छे बुरे गलत सही का फ़र्क भी मुझे खूब समझाया था। लेकिन ना जाने मुझे उस दिन कौन सा ऐसा शैतानी जुनून सवार हुआ था। आज सोचता हूँ तो मुझे अपने से नफरत होने लगती है। एक दिन वो लड़की जब मेरे घर आई, उस दिन घर में कोई नहीं था। वो जैसे ही टीवी देखने कमरे में बैठी तो मैंने अचानक से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उन दिनों मैं बाहर मुल्क दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने ताया से अब्बा को राजी करा लिया था, क्योंकि अब्बा बिल्कुल भी मुझे दुबई भेजना नहीं चाहते थे और मैं गांव में रहना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उससे पहले दुबई निकल जाऊंगा। मेरे दिमाग में शैतानी चाल चल रही थी। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने वो कर दिया जो नहीं करना था। मेरी घिघोनी करतूत का भेद कहीं खुल न जाए, इसलिए मैंने लड़की को गला दबाकर मार दिया और उसकी लाश को चादर में लपेटकर खेतों के बीच में फेंक दिया। मुझे उस वक्त कोई खौफ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और आराम से सो गया और सुबह जाने की तैयारी करने लगा। मैं तड़के सुबह ही लड़की की लाश मिलने से पहले घर से निकल गया। मैं ये जानना नहीं चाहता था कि किसको पता चला और क्या पता चला। मैंने जो हैवानियत की थी, उस गुनाह की सज़ा आज मुझे 9 साल बाद मिली है। उस वक्त मैं बेखौफ था और ये सोच रहा था, मैंने जो किया उसका कोई गवाह नहीं है। लेकिन मैं ये भूल गया था, वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो उस राज का गवाह था। मेरे दुबई जाने से लेकर रहने खाने और गैर मुल्क में नौकरी से लेकर मसले मसाइल हल करने तक सारी जिम्मेदारी सब मेरे ताया के बेटे यानी मेरे भाई ने उठाई थी। उन दोनों बाप बेटों ने बिना गरज मेरी बहुत मदद की थी। मेरा वहां दिल लग गया था। नौकरी भी अच्छी थी और कमाई भी। मैं अपने ऊपर खुलकर खूब खर्च कर लेता था और पैसे घर भेजने के बाद बचत भी कर लेता था। मुझे परदेश इतना भा गया था कि मैंने पलटकर अपने वतन, अपने गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बूढ़े माँ बाप की याद आती तो मैं उनसे फ़ोन पर ही बात कर लिया करता था। जब वो मुझे आने का कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। मैंने उनको कहा कि वो भी यहाँ आ जाए, लेकिन उनका कहना था कि हम अपने वतन मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। परदेश में 9 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना पत्थर दिल हो चला था कि मेरे माँ बाप दुनिया से एक एक करके रुखसत हो गए और मैं उनके जनाजे पर भी नहीं गया। मैं अपनी की हुई हैवानियत से मुंह छुपा रहा था, इसलिए गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माँ बाप को गैरों ने ही सुपुर्दे खाक किया था। मैं तो उनकी मैयत में भी शामिल नहीं हुआ था। मैं दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहा था। मुझे क्या पड़ी थी गांव की कच्ची मिट्टी की धूल खाने की, और मैं अपने किए हुए बुरे अमल की वजह से भी मुंह छुपा रहा था। लेकिन अब तो मुझे दुबई से भी भागना पड़ रहा था। मैंने दुबई से भागने का प्लान बनाया है, लेकिन मैं दुबई के एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया। जिस रात मैं दुबई से भाग रहा था, उस रात मेरी सुहाग रात थी। हुआ कुछ यूं था, दुबई जाने के बाद 4 साल तक तो कई जगहों पर मैंने नौकरी की
और 4 साल बाद मुझे एक शेख के यहाँ नौकरी मिल गई। वो शेख बहुत बूढ़ा था, उसका कारोबार बहुत बड़ा था। मुझे पैसों के लेन देन का काम मिला था। क्योंकि मैं दूसरे मुल्क से था तो इसलिए मुझे रहने की जगह भी दी गई थी। शेख की कोठी के पिछले हिस्से में क्वार्टर बने थे, उसमें से मुझे एक क्वार्टर रहने के लिए मिल गया था। शुरू में तो मुझे लगा कि शेख अकेला रहता है, लेकिन बाद में पता चला कि शेख की एक इकलौती लड़की है जो उनके साथ रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने बहुत ईमानदारी से वहाँ काम किया और 5 साल मैंने बहुत मेहनत की। मेरी जिंदगी तरक्की की तरफ बढ़ती गई। मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कटने लगी थी। एक दिन शेख ने मुझे अपने पास बुलाया। शेख बोला कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम बहुत ईमानदार, मेहनती और शरीफ आदमी हो। 5 साल मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अपने कानों पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। अपनी किस्मत पर रश होने लगा था मुझे। मेरे तो तब से होश ठिकाने ही नहीं थे जब से शेख ने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने का बोला था। मैं सोच रहा था कि अगर शेख की बेटी से मेरी शादी हो गई तो मेरी तो इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और मेरा शेखों और अमीरों से मेलजोल उठना बैठना हो जाएगा। बड़े इंतजार के बाद निकाह का दिन भी आ गया। शेख ने बहुत धूमधाम से आलीशान दावत के साथ मेरा अपनी बेटी से निकाह कराया। अब तो मैं शेखों का दामाद बन गया था। ये सोचकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि अब तो मेरा उठना बैठना बड़े अमीर शेखों के साथ होगा। जिस हवेली में मैं नजरें झुकाकर चलता था, निकाह के बाद मैंने गर्दन को अकड़ाकर पूरी हवेली का जायजा लिया। बड़ी शान के साथ मैं पूरी हवेली में ऐसे घूम रहा था जैसे मैं ही उस हवेली का मालिक हूं। पूरी तरीके से हवेली देखने के बाद मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही घूंघट ओढ़े हुए मेरी नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि मैंने 9 साल जो कड़ी मेहनत की है उसका ही तोहफा मुझे किस्मत ने दिया है, वरना मेरी औकात ही क्या थी जो इतने अरबपति शेख की इकलौती बेटी से मेरी शादी होती। शेख ने भी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए यही कहा था। मेरी बेटी के लिए कई हसीन तरीन लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन वो लालची थे और उनकी नज़र मेरी दौलत पर थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। तुम मुझे सीधे सच्चे और ईमानदार लगे। तुमने बहुत लगन और ईमानदारी से अपना काम किया है। मेरी पहले दिन से ही तुम पर नज़र थी और इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना। मुझे अपने आप पर गुरूर होने लगा था, लेकिन अपने किए हुए पिछले गुनाह मैं भूल गया था। जो हैवानियत उस 14 साल की लड़की के साथ मैंने की थी, उसकी लाश को फेंकते वक्त मैं ये सोचकर खुश था कि किसी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब पर नजर रखता है और देर सवेर सबका हिसाब बराबर करता है। इस बात का अंदाजा मुझे उस रात में हुआ था। मैं जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैं पकड़ा गया। वो रात मेरी शादी की पहली रात थी। उस दिन मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में जैसे दाखिल हुआ तो उसने मुझे देखकर अपना घूंघट नीचे कर लिया। मैंने उसके करीब जाकर उसका घूंघट उठाया। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं पसीना पसीना हो रहा था। घबराहट से मेरा दम घुटने लगा। उस दोपहर को किए हुए गुनाह जुर्म की सिलसिलेवार तरीके से हर एक बात याद आने लगी। उस 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसको मारकर फेंका था। उसकी लाश पर चील कौवे मंडरा रहे थे। तभी गांव वालों ने देखा था हवेली के नौकर की बेटी को किसी ने मारकर फेंक दिया है। सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी। उस लड़की की लाश को गुस्ल गांव की औरतों ने ही कराया था। तभी उन औरतों ने बताया था कि उस लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये हैवानियत उसके साथ किसने की है। लड़की के बाप ने पुलिस को नहीं बुलाया था। गांव में पुलिस वालों का आना सख्त मना था। आसपास के गांव में भी कभी पुलिस नहीं आती थी। अगर कोई समस्या या परेशानी होती थी तो पंचायत में ही उसका हल निकाला जाता था। पुलिस का आना गांव की बदनामी माना जाता था।
लड़की का बाप अपनी गरीबी और बदनामी के डर से चुप हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे उस नौकर की 2 बेटियां थीं। एक को मैंने कभी देखा ही नहीं था, बस एक ही हमारे घर आती थी। उससे 1 साल छोटी उसकी हमशक्ल एक बहन और थी। वो कभी घर से नहीं निकलती थी, लेकिन उस दिन वह दूसरी वाली अपनी बड़ी बहन को बुलाने मेरे घर आई थी और उसने उसकी बहन के साथ मुझे गलत करते मार के लाश को खेत में फेंकते हुए देख लिया था। लेकिन वो उस वक्त बहुत छोटी बच्ची थी, वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपने बाप को जाकर सारी बात बता दी थी। मेरा नौकर जानता था कि जिंदगी भर वो हमारे घर के टुकड़ों पर ही पला था, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और खामोश हो गया। लेकिन वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी दरिंदे की नज़र उस पर पड़े। इसीलिए उसने मेरे ताया से कहकर अपनी बेटी को दुबई भेज दिया। एक शेख की बीवी बहुत बीमार थी, उसने अपनी बीवी की देखभाल के लिए रख लिया। लड़की बहुत मेहनती थी, उसने सारा काम संभाल लिया और उसकी बीवी की बहुत खिदमत और देखभाल की। कुछ दिनों के बाद शेख की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। शेख की अपनी कोई औलाद नहीं थी। शेख ने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया था। उस लड़की के बाप की कैंसर से मौत हो गई थी और कुछ दिन बाद उसकी माँ भी मर गई थी। उस लड़की का इस दुनिया में शेख के सिवा कोई नहीं था। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, देर से ही सही इंसान के अपने बुरे कर्मों की सजा उसे जरूर मिलती है। वही मेरे साथ हुआ था। जब मैं उस 14 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाकर घर से ये सोचकर भागा था कि मैं दूसरे देश चला जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, मेरा भेद कभी नहीं खुलेगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि खुदा की पकड़ से कोई नहीं भाग सकता। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं दूसरे मुल्क में और इस तरीके से पकड़ा जाऊंगा। शादी की पहली रात जैसे ही मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर घूरने लगी। मेरी आंखों के सामने उस मरी हुई लड़की का चेहरा सामने आने लगा। मैं थरथर कांपने लगा। ये लड़की अपनी उम्र से तो बढ़ गई थी, लेकिन चेहरा उसका बिल्कुल वैसा ही था जैसी उसकी मरी हुई बहन का था, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी ही थी। उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी की थी। उसने हवेली में मुझे 1-2 बार देख लिया था, लेकिन मेरी कभी उस पर नजर नहीं पड़ी थी। उसने अचानक से फूलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा। मैंने उसकी गर्दन के पीछे वार करके बेहोश कर दिया और अपने क्वार्टर में जाकर वहां से अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लेकर मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा। फ्लाइट में थोड़ी देर थी। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था कि दुबई की पुलिस ने आकर मुझे दबोच लिया। लड़की ने होश में आते ही शेख को मेरे बारे में सारी हकीकत बता दी थी। दुबई की पुलिस ने मुझे इंडिया के कानून के हवाले कर दिया था। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और जेल में कभी ना खत्म होने वाली सज़ा काट रहा हूँ। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गुनहगार चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। इंसान की जानबूझकर की गई एक गलती या गुनाह उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए।